औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम नादिक अली गौहर। आज हम बात करेंगे अपना केमिस्ट्री का क्लास 9 का पेपर 1 2019 का आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का। इस पेपर के अंदर टोटल 30 MCQs हैं जिनके मार्क्स भी 30 हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCQ नंबर 1 विच इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज़ एडिड टू। जब वाटर हमारे पास ऐड होता है, चार हमारे पास चीज़ें दी गई हैं इनके साथ, तो किसके साथ मिलकर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है बटर, मक्खन के साथ मिलकर वाटर का कौन सा हमारे पास मिक्सचर बनता है, हनी का और ग्लूकोज एंड अल्कोहल का। अल्कोहल मीन्स शराब, शराब के साथ वाटर जो हमारे पास है वो कम्प्लीटली एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाती है, मिक्सचर बनाती है, हमारा एक होमोजीनियस होता है। ग्लूकोज के अंदर हमारे पास वाटर जब ऐड होता है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। हनी के अंदर भी हमारे पास जब वाटर होता है हमारे पास ऐड होता है, या वाटर हम जब हनी को डालते हैं तो क्या होता है, कम्प्लीटली वो डिज़ोल्व हो जाता है। बटर एक वाही चीज़ है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता और ना वाटर को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। तो हमारे पास बटर क्या है, बेसिकली इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसका मतलब हमारे पास बटर इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन ए है। आपको इसके आंसर्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अ प्योर कंपाउंड। प्योर कंपाउंड हमारे पास कौन सी डायग्राम बता रही है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ए, जिसमें ब्लैक बॉल्स बने हुए हैं और ब्लैक बॉल पेयर की फॉर्म में। बी ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो एक बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर सिंगल ब्लैक बॉल्स हैं। जबकि सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास बॉल्स में एक ब्लैक है, 3 ग्रे बॉल्स हमारे पास मिली हुई हैं। कम्प्लीटली ब्लैक नहीं बल्कि ग्रे बॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। और डी के अंदर ग्रे बॉल्स ही मौजूद हैं और ब्लैक बॉल ही मौजूद हैं, जो कि 2 पेयर में भी हैं, सिंगल भी ब्लैक बॉल्स मौजूद हैं। इनमें से बताना है आपने कि प्योर कंपाउंड कौन सा है हमारे पास। अगर आप देखेंगे एक जैसी चीज़ें हमारे पास जो है वो किसके अंदर मौजूद है। पहली बात है, कंपाउंड जो होता है हमारे पास दो चीज़ों से नहीं बल्कि उससे ज़्यादा बना होता है हमारे पास। कि आप ये देख रहे हैं जो ऑप्शन सी हमारे पास दिया हुआ है, इसके अंदर 4 एटम्स आपस में मिलकर एक बना रहे हैं और इसके अंदर क्या है, तमाम सेम है। तो जिसके अंदर सेम हमारे पास एटम्स होते हैं वो तमाम क्या होते हैं, हमारे पास प्योर कंपाउंड कहलाते हैं। क्योंकि इसमें सिंगल है तो इसलिए कराएगा नहीं कंपाउंड प्योर। इसके अंदर क्योंकि ब्लैक भी हैं, जो ऑप्शन डी हमारे पास दिया हुआ है इसमें ब्लैक भी हैं और ग्रे भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये प्योर नहीं कहलाएगा, ये इम्प्योर कहलाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो ये ए दिया हुआ है ऑप्शन, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल बना हुआ है हमारे पास। इसके अंदर 2 आइटम्स आपस में मिले हुए हैं तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं ये हमारे पास कंपाउंड नहीं बना। जबकि ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 3, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट एम्फेसाइजेज ऑन प्लांटेशन टू ओवरकम ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट वन जो हमें दिया हुआ है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट एम्फेसाइजेज ऑन प्लांटेशन टू ओवरकम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। ग्रीन हाउस इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए आपके पास जो ब्रांच या जो स्टडी होती है केमिस्ट्री की, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस के अफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जो एनवायरनमेंट में होती है हमारे पास, जो एनवायरनमेंट के ऊपर इसका अफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा आपको आंसर नज़र आ रहा है कि बायो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री इसके आंसर नहीं हो सकते। इसका आंसर डी होगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है ओजोन O3 is a highly reactive gas which is formed in the stratosphere with the help of ultraviolet radiation. If 10.5 moles of ozone gas is formed in the stratosphere, then its mass in gram will be. हमारे पास ऑक्सीजन का आपको नोट के अंदर दे दिया गया कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। 4 ऑप्शंस दे दिए गए आपको। सवाल आपसे सिंपली ये किया जा रहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन दे दिए गए, मीन से कि O3 के मोल्स दे दिए गए। मोल्स कितने दिए हैं आपको, मोल्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स दिए गए हैं 10.5 मोल्स। आपको बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जिसका हम M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। आपको और क्या दे रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास, मीन से कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दे दिया है ओजोन का, O का। तो ओजोन के अंदर आपने क्या करना है, पहले आपने निकालना है इसका यहाँ पर आपको गिवन मास निकालना है। गिवन मास निकालना है आपको फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका दिया गया है। क्या दिया गया है भाई, ओजोन ओजोन का मतलब है O3, इसका मतलब है कि 3 × O। एक O का मास कितना होता है, AO का मास होता है 16, तो मतलब है कि 3 का मास होगा 48 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है भाई, हमें एक फार्मूला पता है कि N बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय फार्मूला मास। इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो N इज इक्वल्स टू गिवन मास हमें मालूम करना है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना आया है उसका 48 आया है, और मोल्स कितने हैं 10.5 मोल्स हैं।
यहाँ पर हमारे पास ये 48 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास जो है 48 जो है ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 48 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10.5 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल्स टू गिवन मास, जिसका आंसर अगर आप गौर से देखें तो इसका आंसर आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, कैलकुलेट करने से इसका आंसर आता है 504। ये हमारे पास ऑप्शन डी क्या दिया है, इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन NH4+। NH4+ एक आपको आयन दिया गया है, इसके अंदर बताना है कि कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। अब इसके अंदर आपको बोल रहे हैं कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए के अंदर बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मतलब होता है वन ओनली लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इज 3 only ionic bond. Option C is 1 and 2 only coordinate covalent bond and covalent bond. And option D is 2 and 3 means coordinate covalent bond and ionic bond. इसके अंदर कौन से बॉन्ड हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें कभी NH4 का, तो बेसिकली नाइट्रोजन जो है हमारे पास, इस नाइट्रोजन के अंदर होते हैं इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर 3 सेपरेटली होते हैं और 2 लोन पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये जो 3 होते हैं ये तीनों शेयर करके इलेक्ट्रॉन बना रहे होते हैं हाइड्रोजन के साथ, जबकि दो एक लोन पेयर होते हैं हमारे पास। वो जो लोन पेयर है वो अपना एक लोन पेयर शेयर कर रहा होता है एक हाइड्रोजन आयन को। तो शेयरिंग ऑफ लोन पेयर से हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और जो बाकी हाइड्रोजन हमारे पास है उनसे सिर्फ और सिर्फ सिंगल शेयरिंग हो रही है हमारे पास, या नॉर्मल शेयरिंग हो रही है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, तो उससे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो उसका आंसर करेक्ट होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट 1 and 2 के आंसर दे रहा है हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ट्रू फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड के लिए कौन सी प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है। ए इज they are malleable and ductile, B is they have low melting and boiling point, C is they are brittle and dissolve only in non-polar solvents, and D is they dissolve in polar solvents and conduct electricity in molten form। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो है malleable and ductile। आयनिक कंपाउंड malleable और ductile नहीं होते। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल नहीं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा ये ब्रिटल तो होते हैं, लेकिन नॉन पोलर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते ये इजीली। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास दिया हुआ है, दे डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म। तो हमारे पास ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन फॉर्म में से। एग्जांपल ले रहे हैं आयरन कंपाउंड के NaCl जो हमारे पास है, उसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं। इसको अगर मैं पानी में मिला के रखूँ और उससे वाटर कंडक्ट कराऊँ इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो क्या होती है हमारे पास कंडक्ट होती है। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें भी आपको उसकी बेसिक एग्जाम्पल देखी होगी। और पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पोलर है, तो पोलर कंपाउंड हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। तो ये क्या है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज। हाइड्रोजन सल्फाइड का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। आपने पढ़ा होगा डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, बेसिकली H2S, मतलब है कि 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर होगा। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर किसके अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर और ऑप्शन डी के अंदर है। मीन्स है कि डायरेक्टली ए और सी तो गलत हो गया। अब चेक करना है कि हमने क्या चीज़ बतानी है भाई। हमारे पास जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए जाते हैं। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, हाइड्रोजन के 1। तो हमारे पास अगर देखें तो ये ऑप्शन बी के अंदर सल्फर के सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड्स बताए जा रहे हैं, बाकी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका जिक्र नहीं किया जा रहा, उनको दिखाया नहीं जा रहा। जबकि डी जो हमारे पास है उसके अंदर क्या है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे पास का आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा डी। Next is an element X belongs to group 15 and period 3 of the modern periodic table. The number of electrons that would be present in the valence shell of the given element is। कि भाई नंबर ऑफ वैलेंस हमारे पास जो है कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर कितने होंगे। ग्रुप दिया हुआ है आपको 15। ग्रुप 15 का मतलब है अगर आप पीरियडिक टेबल देखें तो ग्रुप 1A 2A 3 हमारे पास 1 और 2A होता है। उसके बाद अगर आप यूँ देखा ना, ये हमारे पास पीरियडिक टेबल बनाऊँ मैं, तो ये ग्रुप 1 है, ठीक है, ये ग्रुप 2 है, फिर यहाँ से यूँ जा रहा होता है, यहाँ पे ग्रुप 1 बनता है, फिर इस तरह बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास होता है 1 और 2, ये 10 बनते हैं तो 12 हो गए। फिर यहाँ पर आता है 13, 14 और 15।
तो 15 जो होता है उसको अगर मैं बोलूँ कि 15 जो ग्रुप होता है बेसिकली वो होता है ग्रुप 5A। और आपने पढ़ लो कि प्रॉपर्टीज़ चैप्टर 3 के अंदर ये ग्रुप जो 5A होता है ये बेसिकली इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +3 वैलेंसी का मतलब ये है, या फिर ये बोलूँगा ग्रुप 5A का मकसद ये है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इसकी वैलेंसी -3 होती है। तो उसके जो 5A इसको हमने नाम दिया है वो इस वजह से नाम दिया क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या 5 इसका ऑप्शन दिया गया है जी, तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज अमंग द गिवन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विच वन हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन इट। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किसकी होगी, हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। पहले हमारे पास है 100 cm³ ऑफ 0.1 मोलर KMnO4, दूसरी हमारे पास है 100 cm³ ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 एंड थर्ड इज 100 cm³ ऑफ 2 मोलर KMnO4 एंड फोर्थ वन इज जिसको हम डी ऑप्शन दिया गया है 100 cm³ ऑफ 2.5 मोलर KMnO4 की हमारे पास क्या देंगे आपको उन्होंने मोलारिटी भी दे दी है और KMnO4 का वॉल्यूम भी दे दिया है। KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का वॉल्यूम चारों में सेम है, सिर्फ और सिर्फ मोलारिटी की क्या है डिफरेंस है। तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि भाई ये जो सोल्यूशन बनाया गया KMnO4 का और पानी का, इसके अंदर किस में पानी सबसे ज़्यादा होगा, जिसकी मोलारिटी जिसके अंदर KMnO4 की पोटेशियम परमैंगनेट की मोलारिटी कम होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे कम कंसंट्रेशन हमारे पास किसकी है, सबसे कम मोलारिटी किसकी है, ऑप्शन बी जो हमारे पास दिया हुआ है 0.01 मोलर KMnO4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज अ स्टूडेंट फॉर हिज रिसर्च प्रिपेयर्ड 1.25 मोलर पोटेशियम क्लोराइड स्टॉक सॉल्यूशन। What volume of stock solution will be used to further prepare a 250 ml due to dilute solution of 0.2 मोलर। सिंपल सा आपको सवाल दिया जा रहा है, आपको पोटेशियम क्लोराइड का एक मोलारिटी दे दी गई है, M1 दे दिया गया है जो कि कितना है 1.25 है। इसके बाद क्या बोल रहा है आपको भाई, इसके बाद बोल रहा है कि आपको उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो V1 आपको मालूम करना है, M2 आपको दे दिया गया है, M2 कितना है 0.2 है और V2 दे दिया गया है, V2 कितना है 250 ml है। आपके पास एक फार्मूला होता है M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। तो आपने V1 मालूम करना है तो V1 इधर रहने देंगे, M2 V2 डिवाइड बाय M1। तो V1 इज इक्वल्स टू M2 कितना है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है हमारे पास 250 डिवाइड बाय M1 कितना है हमारे पास, M1 इज़ गिविंग 1.25। इनको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करने से आंसर आपका 40 ml आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइएगा सर आप गलत कह रहे थे, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर हमारे पास है 10 का ए। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। कौन सी जो हमारे पास चीज़ देगी सॉल्यूशन नहीं है। फॉग हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन है किसका, लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन होता है फॉग, जिसको हम धुंध कहते हैं। नंबर बी हमारे पास है बटर हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। ब्रोंज हमारे पास दिया गया नंबर सी, ब्रोंज हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन होता है सॉलिड और सॉलिड का दो सॉलिड आपस में मिलते हैं हमारे पास तो ब्रोंज बनता है, ब्रोंज एक अलॉय है। नंबर डी हमारे पास दिया अमोनिया बेसिकली एक कंपाउंड है जो हमारे पास CH जिसको हम NH3 बोलते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि ये कंपाउंड है। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि जो हमारे पास अमोनिया है वो क्या है एक कंपाउंड है, सॉल्यूशन नहीं है। 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस अ सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि सॉल्यूशन को डिफाइन कर रही है। ऑप्शन ए हमारे पास दिया है अ प्योर कंपाउंड हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। मतलब है कि एक प्योर कंपाउंड होगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा सॉल्यूट में डिजॉल्व होंगे। पहली बात है सॉल्यूशन कंपाउंड नहीं होता तो ऑप्शन ए इज़ गलत। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी अ होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। नंबर थर्ड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर having one or more solutes dissolved in a solvent. Number fourth is a pure compound having solute and a solvent mixed in the fixed ratio by mass. सबसे पहली बात सॉल्यूशन की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का पता है
तो सॉल्यूशन हमारे पास बेसिकली कंपाउंड नहीं होता, एक मिक्सचर होता है, तो डायरेक्टली ए और डी तो कैंसिल हो गए। अब मिक्सचर भी कौन सा होता है, दो टाइप होते हैं हमारे पास मिक्सचर के, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है और हेट्रोजीनियस हमारे पास सस्पेंशन होता है। तो इसका आंसर आप खुद भी देखें, अगर आप बाकी चीज़ें भी ना पढ़ें, सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड्स पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा। इसका आंसर बी है, अ होमोजीनियस मिक्सचर हैविंग वन और मोर सॉल्यूट्स डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट वन इज इन पीरियोडिक टेबल द ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ प्योरली मेटल्स। कौन सा ग्रुप जो हमारे पास है वो प्योरली मेटल से मिलकर बना हुआ है। चार हमारे पास ग्रुप्स दे दिए हैं, एक ग्रुप 2A, एक ग्रुप 3A, एक ग्रुप 5A और ग्रुप 8A। ग्रुप 8A आपको पता है इसका नाम होता है नोबल गैसेस, तो ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस से मिलकर बनता है। ग्रुप 5A को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और ये हमारे पास जो होता है ये होता है नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास। ग्रुप 3A जो होता है हमारे पास उसका हम बोलते हैं हमारे पास ये जो ग्रुप 3 होता है इसके अंदर मेटल्स और मेटलॉइड्स मौजूद होते हैं, तो मतलब है कि प्योरली मेटल्स नहीं होते। लेकिन ग्रुप 2 जिसको बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास को हम बोलते हैं, तो वो हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं प्योरली मेटल्स। तो इसका ए आंसर क्या है, करेक्ट है। नंबर 14 हमारे पास जो एमसीक्यूज दिया हुआ है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और एटॉमिक मास होता है 19। आपको बोल रहा है कि भाई वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब है कि इसके लास्ट शेल की। सबसे पहले हम बनाते हैं इसका शेल की, न्यूक्लियस होता है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, और ये हमारे पास हो गए 2 4, ये हमारे पास हो गए 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन की मैंने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो मतलब जब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर प्लस करके 7 आना चाहिए। ए हमारे पास जो है NH2 NP3 प्लस करके 5 आ रहा है, तो मतलब ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्या आंसर आना चाहिए, 7 आंसर, 7 आंसर इसका आना चाहिए यहाँ पर। बी हमारे पास दिया हुआ है NH2 NP4, ये करेक्ट नहीं क्योंकि 6 बन रहा है। सी हमारे पास दिया हुआ है NH2 NP5, 7 बन रहा है हमारे पास, ये तो करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम डी चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है NH2 NP6, और ये हमारे पास बनता है 8, तो उसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, NH2 NP5। नेक्स्ट है हमारे पास 15, एन ऑक्सीजन एटम इज सिमिलर टू एन एटम ऑफ सल्फर बिकॉज दे बोथ हैज। भाई ऑक्सीजन का एटम और सल्फर का एटम के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये बता रहे हैं। सबसे पहले दे फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास अलग है तो इसलिए इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे। उनका एटॉमिक नंबर अलग है तो इसलिए इनका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इनके अलग होंगे। दे फॉर्म कैटाइंस विद डबल नेगेटिव चार्ज, ये बिल्कुल ठीक है, ये दोनों कैटाइन बनाते हैं हमारे पास डबल नेगेटिव चार्ज के साथ। और दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारे पास है दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं तो इसलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो ये देखो ए सी और डी तीनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं, मगर क्योंकि जो सी हमारे पास डी जो ऑप्शन दिया हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं डबल नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। और इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या करते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16, which trend is observed in the moving down 17 of the modern periodic table. Number A is decreasing reactivity, number B is decreasing boiling point, number C is increasing electronegativity and number D is increasing ionization energy. तमाम ट्रेंड्स गलत हैं सिवाय एक ट्रेंड के जो कि हमारे पास है ए ऑप्शन, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। क्योंकि अगर आप देखें तो रिएक्टिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आपको मैंने बताया ऊपर ही कि फ्लोरीन होता है, जो कि क्या है ग्रुप 7A का मेंबर होता है। उससे नीचे जाते जाएंगे तो क्लोरीन क्या होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा। आगे जाते जाएंगे तो हमारे पास जब उस ग्रुप से नीचे जाते जाएंगे तो क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग मूविंग डाउन द ग्रुप। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन इज द गिवन टेबल शोज द डिफरेंट एटम्स पी क्यू आर एंड एस। टेबल दिया जा रहा है, एटम के सेक्शन के लिखा हुआ है पी क्यू आर एस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में लिखा हुआ है 17, 18, 19 और दोबारा 17 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के अंदर 18, 22, 20 एंड 20 दोबारा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 17, 18, 19 एंड 17 दिखे। मीन्स है कि एटम एक पी है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दिए हुए इस तरीके से, क्यू के भी, आर के भी और एस के भी दिए हुए। सवाल क्या कर रहा है, विच टू एटम्स इन द गिवन टेबल आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। इनमें से कौन से दो एटम्स हैं जो कि एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं हमारे पास, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर एटॉमिक मास अलग होता है। एटॉमिक मास अलग होने का मतलब ये है कि उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे लेकिन उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो ऐसे कोई दो हैं हमारे पास जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है जी। यहाँ पर जो पी दिया हुआ है आपको, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, आर एस का भी 17 है, पी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है, नंबर ऑफ एस का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है, डिफरेंस है। पी का 18 है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एस का 20 है। तो पी और एस क्या है, दो एटम है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो क्या ये ऑप्शन दिया गया है, जी बिल्कुल डी ऑप्शन हमें दिया गया है, पी एंड एस, जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज 18। इफ एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 15 देन इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर दे दिया इसका, एटॉमिक नंबर क्या दिया, 15 दिया। अगर मैं 15 का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊँ तो वो बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 और 2 12 हो गए। और क्या बनेगा यहाँ पर 3p3। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास कितने, वो होते हैं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये पहला शेल हो गया। दूसरे शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकंड शेल हो गया। थर्ड शेल जो होता है हमारे पास इसका, वो होता है वैलेंस शेल, इसमें कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, 3s2 एंड 3p3। क्या ये आपको दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 2s1 2p4, ये नहीं लिखा यहाँ पर। 3s2 3p3 दिया हुआ, यस। जो डी ऑप्शन क्या आपको दिया गया है वो क्या है, 3s2 एंड 3p3, और ये से क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज 19। एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन B11 एंड 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय। 4 आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपने बताना है कि बोरॉन का कौन सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास अगर आप देख लें, बोरॉन जो बेसिकली होता है इसका एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक मास 11 है। एटॉमिक नंबर 5 होता है तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, 5 होंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया हुआ है हमारे पास, जो कि क्या है, ए। और ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज 20। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन इज इट शो दैट एन एटम प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बी हमारे पास दे रहा है इट प्रूव्स दैट द plum pudding model of an atom was correct. नंबर सी हमारे पास दे रहा है इट प्रूव्स दैट द साइज ऑफ एन एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इन एन एटम इज क्वांटिसाइज्ड। नंबर डी दे रहा है इट शोज दैट इलेक्ट्रॉन इमिट रेडिएशंस व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। बोहर के अगर आपको पोस्टुलेट से आ जाते तो उसने क्या बात करी थी, उसने इस क्वांटिसाइज्ड एनर्जी की बात करी थी। उसने कहा था कि हमारे पास जो एनर्जी निकलती है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में नहीं निकलती बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम में निकलती है, बाय एक खास क्वांटिसाइज तरीके से, एक क्वांटम के जरिए निकलती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स, उनकी फॉर्म में निकलती है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। 4 ये जितनी चीज़ें दी गई तमाम की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे से डिफर करता है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जहाँ पे गलत दी गई है। ऑप्शन ए दिया हुआ है साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या उसकी स्पीड क्या है, स्पेस अमंग पार्टिकल्स, अरेंजमेंट्स ऑफ, डी हमारे पास दिया हुआ है अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में डिफर करते हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती है, सॉलिड की, लिक्विड की लूजली बाउंडेड होती है और गैस की रैंडमली होती है, फ्रीली मूविंग होती है। स्पेस की बात की जाए तो उसके अंदर बहुत कम स्पेस होते हैं, बिल्कुल चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। लिक्विड के अंदर स्पेस थोड़ी सी होती है लेकिन कम होती है, गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान।
वेलोसिटी की बात की जाए, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है बहुत कम होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है और गैस में बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है। जहाँ तक बात रही साइज ऑफ पार्टिकल की, साइज ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हो सकता है कि सॉलिड के पार्टिकल छोटे हों, गैस के बड़े हों, कभी ऐसा भी हो सकता है कि गैस के पार्टिकल छोटे और सॉलिड के पार्टिकल्स बड़े हों। तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है कि ये गलत चीज़ हमारे पास बताई गई है। Next is sulfur dioxide and methane gas have different rates of diffusion at a fixed temperature because they both have different। चार ऑप्शन दिए गए हैं, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आपको एक रेट ऑफ डिफ्यूजन वाले फार्मूला याद है, डेल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद है, जो आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, डेल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक हमारे पास कहते हैं कि भाई जो गैसेस हमारे पास डिफ्यूज़ होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती है इनके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना देर से डिफ्यूज़ होंगी, उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, और जितना कम होगा तो उतना क्या होगा, हमारे पास जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, हमारे पास बेसिकली फैक्टर है जो क्या करता है, डिफेक्ट करता है, और वही फैक्टर कैसे क्या है, इन दोनों का, सल्फर डाइऑक्साइड का और मीथेन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन में फ़र्क है। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ एक एक्सपेरिमेंट जो आप करेंगे भी सही साइंस लैब के अंदर जाकर, अपने केमिस्ट्री लैब के अंदर। 23 दिया हुआ है, द गिवन डायग्राम शोज द प्रोसेस। एक प्रोसेस दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, बंसन बर्नर है जिसमें आग जल रही है, एक चाइना डिश के अंदर क्या मौजूद है, इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करा हुआ है, इन्वर्टेड एक फनल रखी हुई है, ये फनल के ऊपर क्या लगाया आपने, एक कॉटन प्लग लगाया, जिससे क्या करा, उसको बाहर से एयर उसको या फिर जो हमारे पास गैस बन रही है उसको बाहर जाने से रोका जा रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्योर हमारे पास है, आप देख रहे हैं कि साइड के ऊपर क्या है, प्योर सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड मौजूद है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास इसमें लिक्विड नहीं बन रहा है, जो सॉलिड जो है ये गर्म होकर डायरेक्टली गैस बन रहा है, फिर गैस ठंडा होकर दोबारा सॉलिड बन रहा है। तो इसमें लिक्विड स्टेट अगर आप गौर से करें तो लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है। तो क्या हमारे पास वो प्रोसेस जिसके अंदर डायरेक्टली सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, सी, सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय इंक्रीजिंग कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल्स। लिक्विड को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से, क्या मैं इनके दरमियान टकराव को बढ़ा दूँ मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो बढ़ जाएगा, नहीं, जब टकराव बढ़ेगा तो दूर जाएंगे और एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए इज़ द गलत। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, क्या मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कम कर दूं, मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी है कि मूवमेंट की मॉलिक्यूल, जो मीन्स है कि उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कम मूव करेंगे, जब वो कम मूव करेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक जगह पर रुक जाएंगे और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की तरह बन जाएंगे जो कि एक जगह पर रुके हुए होते हैं। तो क्या इस तरह होता है, बिल्कुल ये हो सकता है। सी देखिए हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल, कि वॉल्यूम इनका बढ़ा दूं मैं, जितना वॉल्यूम में रख रहे हैं साइज बड़ा कर दूं, ऐसा नहीं है। डिक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, जब पास नहीं आएंगे तो आपस में टाइटली बॉन्ड भी नहीं बना सकते, आप में टाइटली पैक्ड भी नहीं हो सकते, जबकि सॉलिड में ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी क्या ऐसा करेक्ट है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कम कर दूं तो वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से। नेक्स्ट इज 25 आपको दे रहा है एक रिएक्शन। द फॉलोइंग डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लाटिंग आयरन विद क्रोमियम। क्रोमियम की क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रोप्लाटिंग कर रहे हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। आपको एक दिया हुआ है, सेल बनाकर दिया गया है जिसके अंदर बैटरी से कनेक्टेड है, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव साइड है हमारे पास, को हमने एनोड का नाम दिया हुआ है, उसका नाम है क्रोमियम मेटल से बनी हुई है। जो नेगेटिव हमारे पास ये आपको इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास निकल प्लाटेड आयरन, मतलब है कि आयरन के ऊपर निकल को प्लाट करके उसी कैथोड बनाकर हमें लगाई गई है। और जो सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं क्या, एसिडिफाइड क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करें एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब एक जो रिएक्शन इनके दरमियान हो रहा है, आपको बताना कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड इज, कैथोड पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर आप गौर करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो क्रोमियम मेटल जो होगा वो यहाँ से निकलेगा, क्रोमियम मेटल बन जाएगा आयन, और वहाँ जाकर क्या होगा, उस आयरन के ऊपर जाएगा और दोबारा पहले एक्वस फॉर्म में जाएगा, फिर जाके दोबारा सॉलिडिफाई हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि क्रोमियम कैथोड पे क्या होगा, जो क्रोमियम आयन है जो कि एक्वस फॉर्म में है वो वहाँ पर जाएगा कैथोड के पास, क्योंकि एटॉमिक जो हमारे पास होता है इसकी वैलेंसी होती है वो +3 होती है, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इसका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है कि Cr3 जो हमारे +3 है एक्वस फॉर्म में है वो कैथोड में जाएगा, वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो क्रोमियम सॉलिडिफाई हो जाएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट वन इज 26 MCQs, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO3 माइनस इज। ClO3 माइनस के अंदर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको मालूम करने का आसान तरीका है, देखिए आप लिखा हुआ है ClO3 माइनस, -1 है तो हमारे पास क्या करेंगे, सिंपली हम ClO3 को बराबर कर देंगे -1 के। क्लोरीन का क्या करना है आपने, इसके अंदर क्या करना है आपने, क्लोरीन का मालूम करना है ना, तो Cl को रहने देंगे, प्लस O कितने हमारे पास 3। एक O का जो अटॉम हमारे पास ऊपर वैलेंस जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -2, बराबर होगा -1 के। Cl प्लस माइनस 2 3 6 इज इक्वल्स टू -1। Cl इधर ही रहने देंगे, -1 वहाँ पर है, यहाँ पर -6 हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा +6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा +5। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या है, +5 है। और ये क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जी बिल्कुल ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारे पास, जो कि है +5। नेक्स्ट इज 27, a voltaic galvanic cell in an electrochemical cell is an electrochemical cell which, ऑप्शन ए दिया हुआ है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नंबर बी हमारे पास है जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नंबर सी हमारे पास है कंप्राइजेज ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ सेम इनर्ट मेटल, एंड डी इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एनोड एंड नेगेटिवली चार्ज कैथोड। गैल्वानिक सेल जो हमारे पास होता है इसको हम वोल्टेइक सेल कहते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, बाय रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारे पास होता है उसके साथ क्या करता है, स्पॉन्टेनियस मतलब है कि एक वक्त के अंदर रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और साथ ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा होता है हमारे पास, और उसके जरिए क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बन रही होती है। तो इसके क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज लाइक मेटल, most of non-metals react with oxygen to form oxides. The nature of oxides of non-metals with a few exception is, मतलब है कि ऑक्साइड्स की नेचर क्या है, बेसिकली आपने ये बताना है। मेटल के साथ, मेटल के अलावा बहुत सारे नॉन मेटल भी क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, मेटल अगर ऑक्साइड बताना तो मैं NaO क्या है मेरे पास, NaO सोडियम ऑक्साइड है हमारे पास NaO। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें CO2 जिसका फॉर्मूला है, कार्बन खुद एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन मिला रहा है उसको तो ऑक्साइड बना रहा है, तो ये नॉन मेटल क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। तो जो ऑक्साइड्स हमारे पास होते हैं बेसिकली अपने नेचर के अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड खुद भी ये क्या होते हैं हमारे पास, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो 28 का बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज सिल्वर 29, सिल्वर इज अ नोबल मेटल बिकॉज इट इज। सिल्वर हमारे पास वो मेटल है जो कि नोबल है, लेकिन ये ग्रुप नोबल फैमिली का मेंबर नहीं है। क्यों नोबल है इसको देखें ज़रा। हैज़ डक्टाइल एंड हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल है, क्या ये ज़्यादा जल्दी टूट जाता है, और किसी भी चीज़ में हम इसको चेंज करें या वायर्स में कन्वर्ट करें तो वायर में आराम से कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, या ये वजह, या फिर ये कि वाइट लस्ट्रस इन अपीयरेंस होता है, कि भाई ये वाइट कलर का होता है और शाइनी होता है अपीयरेंस के अंदर। नंबर सी हमारे पास दिया हुआ है रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर, कि भाई ये ऑक्सीडेशन को होने नहीं देता जब गीली हवा के अंदर। नंबर डी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नोबल मेटल हमारे पास वो होता है कि जिसके ऊपर रस्टिंग या कोरोजन ना हो, जंग वगैरह ना लगे, वो ख़राब ना हो। और जंग लगने की बेसिक वजह होती है ऑक्सीडेशन, जो कि मॉइस्ट एयर की वजह से होती है, गीली हवा की वजह से, वाटर की वजह से हमारे पास होती है, जो कि आयरन के ऊपर भी होती है। तो सिल्वर हमारे पास वो मेटल है कि जिसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक ये प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रेजिस्टेंट होता है अपनी तरफ से, अंदर से ही खुद ही से वो एक रेजिस्टेंट होता है टू ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर। वो अपने ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को नहीं होने देता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को नहीं होने देता, इसलिए क्या होता है वो ख़राब नहीं होता, और इसलिए वो नोबल मेटल कहलाता है। वो फ्रीली स्टेट में सिल्वर रह सकता है। आंसर जो हमारे पास 29 का होगा वो होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर। नेक्स्ट वन इज 30 विच इज़ द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल इज करेक्ट। कौन से मेटल्स की क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। दो हमें कॉलम्स दे दिए गए हैं, अल्कली मेटल्स में कुछ मेटल्स लिखे हुए हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ऑप्शन ए के अंदर सोडियम एंड कीजियम, बेरिलियम एंड लिथियम, रुबीडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड कैल्शियम। इसके लिए आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स याद होने चाहिए। ग्रुप 1 के मेंबर्स को याद करने का आसान तरीका है हा, ली, ने, की, रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कीजियम एंड फ्रेंशियम। और ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं
बी मग का सर बड़ा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। अब आपने बताना है कि भाई कौन से ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास सोडियम एंड कीजियम। सोडियम ग्रुप 1A का मेंबर है, बिल्कुल ठीक है। कीजियम क्या ग्रुप 2A का मेंबर है? नहीं, ग्रुप कीजियम क्या खुद 1A का मेंबर, तो ऑप्शन ए इज गलत। नंबर बी हमारे पास है बेरिलियम एंड लिथियम। बेरिलियम ग्रुप 2A का है, जिसको हमें यहाँ पे ग्रुप 1A में लिखा हुआ है, तो मतलब ये क्या है, ये गलत हो गया। नंबर सी दिया हुआ है रुबीडियम एंड स्ट्रोंशियम। रुबीडियम ग्रुप 1A का जी दिया हुआ है, और स्ट्रोंशियम ग्रुप 2A का जी बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन चौथा चेक कर लेते हैं हम, बेरियम और कैल्शियम। बेरियम और कैल्शियम दोनों क्या है, ग्रुप 2A के मेंबर्स हैं, तो मतलब है कि एक हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन दिया गया, वो क्या है, सी। अल्कली मेटल्स के अंदर रुबीडियम और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर है कीजियम। ये थे हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा अबाउट केमिस्ट्री का पेपर 1 2019 का, आल खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें गौहर एजुकेशन को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।